सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम दो बड़े अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिजली की कीमत में जो कमी का ऐलान किया गया घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41, जिसके बाद अब घरेलू सार्फिन को ₹34 फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी और फिर जो इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी ₹7.59 की कमी की गई है और वो अब ₹47.19 पर ये बिजली हासिल कर सकेंगे। डिमांड उनकी ये थी कि 9 सेंट यानी 26-27 के करीब उनके लिए बिजली की जाए। तो अब इस कमी का फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को किस तरह से हो सकता है और अब वो अपने कारोबार में कितना इजाफा कर सकते हैं, कितनी ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, एक्सपोर्ट्स किस तरह से हमारी बढ़ सकती हैं। और फिर जब एक्सपोर्ट्स की तरफ हम जाते हैं तो एक टैरिफ अभी नया पाकिस्तान पर आयद हुआ है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो पूरी दुनिया के ममालिक पर टैरिफ्स का ऐलान किया गया है और उसमें पाकिस्तान पर 29% और फिर चाइना 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, वियतनाम पर 46%, ताइवान 32% और एक तवील फहरिस्त है इंडिया पर 26% का ये टैरिफ लगा है। तो इसके क्या असरात पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो ट्रेड है उस पर पड़ सकते हैं। इन दोनों अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है ये एक मुनासिब कदम है। ₹7 से ज़ायद की ये कमी का ऐलान हुआ है। इंडस्ट्री और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी है या इससे ज़्यादा की गुंजाइश थी हुकूमत के पास? अरबाब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं। आपने कहा इंडस्ट्री की डिमांड थी कि 9 सेंट की बिजली हो। अब जो B3 का इंडस्ट्री का टैरिफ है जो सबसे ज़्यादा इन पे अप्लाई करता है, ये 12.5 सेंट हो गया है जो ₹34 बनता है। इसमें GST अलहदा डालें तो वो ₹40 हो जाता है, पर GST चूंकि रिफंड हो जाया करता है सो ये ₹34 12.5 सेंट हो गया। सो इट्स वेरी नियर 9-10 सेंट जिसकी बात हो रही थी। सो एक तो ये बात हो गई। इसके साथ साथ अगर आप देख 16-17% कम हो गया है। जो हमारे डोमेस्टिक हैं उसमें भी 16-17% कम हुआ है। ये कहाँ से रहा है? ये 3 चीज़ों से आ रहा है। एक ये आ रहा है कि आपके पेट्रोल पे ₹10 ज़्यादा, 17 अरब रुपए माहाना निकाल कर ये रिलीफ जो है वहाँ से आ रहा है। नंबर 2, ये ₹2 की आई थिंक FPA जो है वो नेगेटिव हुआ है, सो वहाँ से आ रहा है। नंबर 3 ये आ रहा है जो IPPs के साथ आपने मुआहिदों को रीडू किया है, रीथिंक किया है, टेक और पे से टेक एंड पे पे निकले हैं, कुछ बंद हुए हैं। सो ये सारा कुछ करके इन 3 चीज़ों से अगर मैं मेनली समझ पाया हूँ तो ये रिलीफ आ रहा है। सो फार सो गुड। ये चीज़ें कुछ इंटरनेशनल मुहरकात थे, कुछ आपने अच्छी अथॉरिटीज़ ने काम किया। सो गुड फॉर द कस्टमर। 16-17% डोमेस्टिक का भी काम हो गया है। सो वी मूविंग इन दैट डायरेक्शन। मैं फिर उस पर कायम हूँ आज भी कि इस सेक्टर को ठीक किए बगैर, चूंकि 600 अरब का ये फिर भी नुकसान करेगा इस साल में 2 चीज़ों से, TND यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, प्लस जो अरबाब साहब के घर बिल ₹100 का जाता है और वापस ₹90 आते हैं, उसको अगर दोनों को मिलाऊं तो 600 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये बड़ी सादा गुफ्तगू है। उसके लिए आज भी वहीं खड़े हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन, बिजली कैरी करने की कैपेसिटी। अब ये क्यों मैटर करता है? आप बिजली अगर 45,000 मेगावाट बनाने की सलाहियत रखते हैं पर कैरी करने की नहीं रखते और 28,000 समर में और 10,000 विंटर में बेचेंगे तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बिजली बेचेंगे सो वो काम होने वाला है। नंबर 3, मैंने हमेशा कहा है, पॉलिसी साजी के लिए एक एनर्जी प्रोफेशनल मिनिस्ट्री, जो कि एक प्रोफेशनल मिनिस्ट्री हो जो ये बड़े इकदाम उठा सके, बड़ी तवातर से उठा सके, डेप्थ और ब्रेड्थ से उठा सके, टैरिफ रिवैम्प कर सके, और आखिरी बात, एक एनर्जी रेगुलेटर मुल्क में। ये काम होने हैं, हर सूरत में होने हैं। एक कंपेटिटिव मार्केट बननी है, जैसे जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, टेलीकॉम में या बैंकों में, पाकिस्तान की मिसाल। इसीलिए मतलब मैं श्रीलंका, इंडोनेशिया की मिसालें नहीं दिया करता। मैं कहता हूं जो काम आपने अपने मुल्क में ठीक किया है आप उसको रिपीट कर दें पाकिस्तान में। सो ये सारे काम होने हैं। आसान नहीं है। आसान होते तो हम 92 से डीरेगुलेशन शुरू की थी, जब ये डिस्कोस से पहले एरिया इलेक्ट्रिक बोर्ड बने, वापडा टूटी, फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज बनी, पर आज भी वहीं खड़े हैं कि सारे डिस्कोस गवर्नमेंट की तहवील में, कोल पावर प्लांट्स गवर्नमेंट की तहवील में, LNG पावर प्लांट्स गवर्नमेंट की तहवील में, फॉसिल फ्यूल गवर्नमेंट की तहवील में, सोलर पार्क गवर्नमेंट की तहवील में, NTDC जो ट्रांसमिट करती है बिजली दूर दराज इलाके में, गवर्नमेंट की तहवील में। सो ये सारा कुछ आपने सोचना है। रेजिलियंट, कंपेटिटिव, इक्विटेबल एनर्जी इकोसिस्टम पाकिस्तान का कैसे बनेगा? 2400 अरब रुपए का एक पार्क हुआ है डेट,
कई दफा हमने इसको कम भी किया है। ये भी याद रखिए 480 अरब तो हमने 2013 में उठाया था, फिर बढ़ के यहाँ पे आ गया। बीच में भी हम इसको फिस्कलाइज करते रहे हैं, पर फिर यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको फिर कर लें जरूर, पर असल 600 अरब यानी कि फ्लो तब तोड़ेंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम उस तरफ जा रहे हैं। बट टुडे इज अ गुड डे फॉर द कस्टमर, टुडे इज अ गुड डे फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को 2-3 रिलीफ मिल गए हैं। 1 करोड़ रुपया अगर बैंक से बोरो करती थी तो 22 लाख रुपए दे रही थी, अब 11-12 लाख रुपए दे रही है। बिजली में 17% रिलीफ आ गया है। और तीसरी बात यह है कि कुछ फिजा मुल्क की बेहतर हुई है काम करने के लिए। सो उसमें एक आई थिंक एक पुल और है कि पुल द इंडस्ट्री इन सो दैट लोग इन्वेस्ट करें। सो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आई रियली होप कि थोड़ा सा अब इंडस्ट्री का जो पिकअप है, जो यूनिट्स लगे हुए हैं, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ फुली कंज्यूम नहीं हो रहे। जब हमने टर्फ दिया 10 अरब मतलब 2.5-3 अरब डॉलर का टर्फ किया था, 1% पे इंडस्ट्री को 10 साल के लिए कर्जा दिया था। अच्छा। अब वक्त है कि अगर टेक्सटाइल में 20-22 अरब डॉलर का पोटेंशियल है तो वो ये 16-17 अरब से बढ़ के वहां पे जाए। सो लेट्स होप कि 2025 कैलेंडर ईयर जो है इस तरह का साल हो कि हम ये चीजें देखें। अथॉरिटीज को बहुत काम आज भी करना है। एक काम मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इनको बेच नहीं सकते ना तो इनको टैरिफ को फर्क कर दें। अब ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि डिस्को ए अगर बहुत नुकसान कर रहा है, उसका टैरिफ ज्यादा है 70 रुपए, तो उसे कहें भाई आप 70 रुपए पास ऑन करें अपने कंज्यूमर को। डिस्को बी का टैरिफ अगर 50 रुपए है, क्योंकि उसकी रिकवरी भी अच्छी है, लाइन लॉसेस भी कम है, तो उसे कहें वो 50 रुपए है। ये है कंपेटिटिव मार्केट की तरफ मूवमेंट। CTBCM तो एक है ही है जिसमें व्हीलिंग अलाउ हो, सब कुछ हो। अब ये बहुत से काम करने वाले हैं, तवातर से, डेप्थ से, क्वालिटी से। अगर ये सारे काम करेंगे तो 2-3 साल में एनर्जी सेक्टर संभलने लग जाएगा। आई होप कि वी मूव टुवर्ड्स दैट। लेकिन ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि 5 साल में हमने सर्कुलर डेट का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है और उसको हम जीरो करने जा रहे हैं, 2400 अरब से जीरो तक का सफर कैसे होगा? हमने 2023, 2024 के लाइन लॉसेज और नॉन रिकवरी के जो फिगर्स देखें वो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि उसमें शायद कुछ इजाफा ही हुआ है, उसमें कमी तो नहीं हुई है। तो फिर अगर ये इस साइड पर हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये 2400 अरब के सर्कुलर डेट को हम किस तरह से जीरो की तरफ लेकर जाएंगे? So, 2 चीजें हैं ना अरबाब। एक तो पहले ये जो 600 अरब का फ्लो है ये तोड़ना है, बिकॉज अगर फ्लो नहीं तोड़ेंगे फिर तो एडिशन होता रहेगा, और अगर एडिशन नहीं होगा तो फिर मैं और आप अपने टैक्स के पैसे से उसको 600 अरब थ्रू द टैरिफ सब्सिडी भर रहे होंगे। सो पहले तो हमें इस 600 अरब को तोड़ना है। मैं ये 2400 अरब जो है उसको भी जो फाइनेंस कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपके बिल में 3 रुपए 23 पैसे FC सरचार्ज आता है, फाइनेंशियल सरचार्ज डाला हुआ है, वो 3 रुपए 23 पैसे बैंकों को जाता है। तो ये जो 2400 अरब बोरो किया हुआ है और रखा हुआ है हमने, उसको हम भरते हैं। सो एक तो ये याद रखिए। तो इनको दो को आप सेपरेट ट्रीटमेंट। पहले तो मैं 600 अरब रुपए, उस पर मैंने आज आपको एक बहुत बड़ा जो है एक इंस्ट्रूमेंट दिया है कि आप सारे डिस्कोस को कंपेटिटिव करें। प्राइवेटाइज तो चले होते रहेंगे, उस पर कभी मुझसे प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों नहीं प्राइवेटाइज होते, बट कोशिश उस तरफ जारी रखें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज कि इनमें कंपेटिटिव बिहेवियर कैरी करें। ये मैं कहां से सीख के आ रहा हूं? आपका जो बेहतरीन दोस्त है ना चाइना, जिसकी लोग कहते हैं देखिए जी इतनी SOEs चल रही हैं वहां पे, भाई SOEs चल रही हैं पर वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, इक्विटी इंजेक्ट नहीं करते, सब्सिडी नहीं देते, उनको लोन्स गारंटी नहीं करते। वो उन्हें कहते हैं कंपीट करो मार्केट के साथ, जैसा भी कंपीट करना है। सो आप डिस्कोस को कंपीट करने दें। सो इस 600 अरब पे काबू पाना जो है, जब मेरा ख्याल है ये साल खत्म होगा ना मालियाती, तो ये 500-600 अरब फिर नुकसान हो गया होगा। सो पहले तो इसको हैंडल करना है। अब इसकी हमने बात कर ली। जो 2400 अरब पार्क हुआ हुआ है, देखे ना, उसके 2 तरीके हैं हल करने के। इस वक्त अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर कोट कर दूं, 2000 अरब रुपए के रिकवरेबल्स हैं गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, इंडस्ट्री से, दूसरे से, जो सारे डिस्कोस ने जाके करने हैं। अब या तो डिक्लेयर कर दें कि 2000 का 2000 बैड डेट है, अगर तो वो बैड डेट है उसमें से बहुत बड़ा बैड डेट भी होगा, वरना उसमें से कुछ रिकवर करें और इस 2400 अरब की पेमेंट करें। एक ये तरीका है। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स इसको फिस्कलाइज कर दें, यानी कि इसको आप पब्लिक डेट का हिस्सा बना दें। यानी कि जो इस वक्त का पब्लिक डेट है उसमें कहें कि ये डेट हमने गवर्नमेंट का ले लिया है, PIBs इशू कर दें, 5 साल में रिकवरी करके इसको पे कर दें। ये 2-3 तरीके हैं। अब आपको मालूम है कि अथॉरिटीज ने हमें इसकी क्लैरिटी नहीं दी कि इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करना चाह रहे हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट आई एम श्योर कि चूंकि फंड के साथ डिस्कस होना है, फंड ने उसका ओके देना है। जब तक फंड उसका
गो अहेड नहीं देगा, हम शायद नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो वो जब भी सामने आएगा तो वी कैन हैव अ थिंग, बिकॉज मतलब आई वुड डू इट मेनली थ्रू कि जी 2000 अरब मेरी रिसीवेबल है, तो पहले वो तो आए ना, फिर मैं ये पे करूं, फिर मैं आगे चलूंगा। अब मैं कहूं जी उसमें से आना ही 500 अरब है, फिर मैं देखूंगा कि फिस्कल पे कितना लेना है, पीआईबीज कैसे इशू करने हैं। सो ये है इसके वे ऑफ हैंडलिंग। सो मैंने फ्लो की भी बात की है और डेट स्टॉक की भी बात की है, यहाँ पे खड़े हैं। सही। तो अब खान साहब, जो रिलीफ इस वक्त ये मिला है ख़ासतौर पर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, ये चलें इंडस्ट्री के सार्फिन को भी उसमें शामिल करें। अब ये सूरत में मिला कि ऑयल प्राइसेस की कीमत में कमी हुई, हुकूमत ने वहाँ पर रिलीफ नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हम उसके बदले आपको बिजली सस्ती करके दे देते हैं। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और खुदा न खास्ता उसमें कोई अगर एक ह्यूज रेज आ जाता है और पाकिस्तान में भी ऑयल प्राइसेस को बढ़ाना पड़ जाता है, तो ये रिलीफ जो कि इस तरह इस वक्त यहाँ से मिला है, ये तो वहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। ये अलग अलग इसको डील करना चाहिए था सेक्टराइज इंडस्ट्री, या ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो रिलीफ ऑयल प्राइसेस पर दिया जाना था वो आपने बिजली की सूरत में दे दिया? मैं तो फैन क्रॉस सब्सिडी का नहीं हूँ, और स्पेशली सरकार में होता यह कि वो एक दफ़ा क्रॉस सब्सिडी क्रिएट हो जाती है ना, फिर तेल की कीमत बढ़ने जाती है, तो फिर वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, बिकॉज आपने रिलीफ पहले वाला यूज़ नहीं किया होता। ये बात आपकी दुरुस्त है। पर्सनली, आई मीन प्रोफेशनली, बल्कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग टेकिंग मनी फ्रॉम समवेयर एंड पुटिंग समवेयर एल्स, बट हम अथॉरिटीज़ की इस पोजीशन को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बेहतर ये समझा कि ये 10 रुपये यानी कि 17 अरब रुपए माहाना के निकाल कर, 200 अरब के करीब यानी कि सालाना के निकाल कर 1.25 रुपये बिजली की रिलीफ में ले जाया जाए, यहीं से ये रिलीफ आ रहा है। सो उन्होंने किया, सो लेट्स रिस्पेक्ट दिस पोजीशन, एंड उन्होंने किया। दूसरी बात यह कि एफपीए भी नेगेटिव है। अगर टैरिफ में वो भी बढ़ जाता है, यानी कि कीमतें दुनिया में बढ़ जाती हैं, तो वहां पे भी प्राइस पास थ्रू आएगा। सो ऑफ कोर्स इट्स अ डेलिकेट बैलेंस। आई थिंक जो फ्यूचर के चार्ट्स देखे हैं अथॉरिटीज ने, उन्होंने ये अस्यूम किया है कि अगले 6 महीने से 1 साल में ऑयल प्राइसेस का खातिर खा जो जंप है वो इसलिए नहीं आएगा कि दुनिया की इकोनॉमीज की जो ग्रोथ है वो 3% या उससे भी अब नीचे आ जाएगी, वो स्लो रहेगी, तो इतना कोई ऑयल प्राइसेस का जंप आता दिखाई नहीं दिया, इसलिए बेहतर समझा के कंपेटिटिव कर लें। एक और चीज जो इसकी पॉजिटिव में जाती है अथॉरिटीज ने जो किया वो ये कि बिजली की कीमत पाकिस्तान की ज्यादा है खत्ते में, पर तेल की कीमत पाकिस्तान की कम है खत्ते में। आई थिंक दैट वाज द ड्राइविंग फैक्टर इन दिस। ओके चल, अब हम ज़रा वो जो टैरिफ पाकिस्तान पर 29% डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के नतीजे में आयद हुआ, इससे चूँकि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, तो अब सबसे बड़ी मार्केट में 29% का टैरिफ लग जाना, इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और अमेरिका के साथ ट्रेड को किस हद तक नुकसान हो सकता है, इसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है? और ये जवाबी टैरिफ है, हम भी उनसे 58% चार्ज करते हैं, तो ये भी शायद बहुत सारे लोगों के लिए कोई एक नई खबर या नई मालूमात के तौर पर ली जाए। तो ये आप ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि अब क्या होने जा रहा है आगे। So, I wish we could have a much more detailed discussion on this, और फिर कर लेंगे, क्योंकि इससे देखिए मेरा ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि एक तो ये कि इस वक्त एक अनसर्टनिटी क्रिएट हो गई है, कहाँ पे? माइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स में, माइंड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी में, और माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स में। आज सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज खुली, सबसे पहले जापान खुलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया खुलता है, सुबह वहाँ से शुरू होती है। नेगेटिव थी, हाईली नेगेटिव थी, वियतनाम नेगेटिव आ रहा था, सब नेगेटिव आ रहे थे। सो मार्केट्स ने इसको बहुत नेगेटिवली दिया। अभी भी जो यूरोप है वो भी 2.5-3% नेगेटिव है, यूएस नेगेटिव आया है। सो मार्केट्स ने इसको नेगेटिवली लिया। ये तो इस वक्त की पोजीशन है। उन्होंने समझा है कि एक जोल्ट हो गया है जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का एजेंडा था। अब आ जाएंगे क्या ये वाकई इतना बड़ा जोल्ट है? देखिए, पहले मार्केट्स ये कंसिडर कर रही थी कि 20% बेस लाइन टैरिफ में तब्दीली हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है? 180 ममालिक हैं, सब पे 20% टैरिफ का इजरा हो जाएगा। 20 नहीं हुआ, ये 10 हुआ। पर हुआ ये कि चाइना, ताइवान और जापान, जो कि बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं यूएस के, उनके टैरिफ में बहुत हाइक हुआ। चाइना का इफेक्टिव टैरिफ 54% पे चला गया है। अब यहाँ पे आप ऐड कीजिए कि पाकिस्तान कहाँ आता है। पाकिस्तान का $5 अरब की एक्सपोर्ट है यार। एक्सपोर्ट किस में है? टेक्सटाइल 60-70%, लेदर, बाकी ये कारपेट्स, रग्स, फूड, एग्रीकल्चर, इस तरह की एक्सपोर्ट मिला के $2 अरब की इंपोर्ट है। सो यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान को क्या है? एक तो एडवांटेज आ गया है। एडवांटेज ये है, चाइना 54% पे है, आप 29% पे हैं। सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू गिव योर बिड्स, राइट?
नाउ गो टू बांग्लादेश, योर अदर कंपेटिटर, 8% आपसे टैरिफ ज्यादा उनका हो गया, सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन। इंडिया से आप 3% नेगेटिव हैं बिकॉज वो 26% में। सो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है, इसका थोड़ा सा इन द शॉर्ट रन मैनेज कर ले। अब करना क्या है यार, देखिए करना ये मेरे ख्याल में कैसे ये प्ले आउट करेगा, एंड यू नो आई एम रियली गोइंग ऑन अ लिम्ब टू कमेंट हियर। मेरे ख्याल में कि सारे ममालिक एक निगोशिएशन स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मैं अभी सुन रहा था ब्रिटिश पीएम को, ऑब्वियसली ब्रिटिश का एक यूएस के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है, करीबी रिश्ता है। वो कह रहे थे कि वी विल फाइंड अ निगोशिएशन स्ट्रैटेजी विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यूके, और वो आगे बढ़ेंगे। उन पर सिर्फ 10% टैरिफ आयद हुआ है। पाकिस्तान को भी यही करना है। पाकिस्तान अथॉरिटीज हैव टू फाइंड अ निगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी। 58 और 29 का अगर फर्क निकालना है तो चाहती यूएस अथॉरिटीज ये हैं। आई थिंक अगर आप इसको एज अ ट्रम्प कार्ड सोचें तो व्हाट इज दैट, व्हाट मे बी दे आर थिंकिंग एंड आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, इसके दुनिया टैरिफ्स को कम कर दे। अगर दुनिया के टैरिफ इतने ज्यादा हैं तो वो फ्री ट्रेड की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। मे बी दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। और दूसरी पार्ट ये है कि पाकिस्तानियों को क्या करना है यार, देखो ना, जो हम हमेशा बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, बिजनेस को अपने आप को कंपेटिटिव करना है, लेबर को कंपेटिटिव करना है, फर्म्स को कंपेटिटिव करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, पाकिस्तान की डीरेगुलेशन करनी है, प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन करनी है, मार्केट्स ढूंढनी है। अगर ये ट्रू हार्ड वर्क आज नहीं करेंगे, जिसकी जरूरत बढ़ गई है, क्यों बढ़ गई है, बिकॉज आप पे एक दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की जो रविश है उसको थोड़ी सी तब्दीली देखने में आ रही है। तो आप ये सारे काम करें, बिजनेसेस को भी तो कंपेटिटिव होना है ना। अब ये सारे काम इज ट्रू हार्ड वर्क। अगर 77 साल में कर लिए होते तो इस वक्त एक्सपोर्ट टू जीडीपी 9-10% ना होता, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो 25, 37, वियतनाम 90, वो वहां पे खड़े हुए हैं। ये है पाकिस्तान का टास्क, और यही असल टास्क है ना यार। कैन वी डू ऑल दिस इन द नेक्स्ट 2 to 3 years? वक्त राइप है, चैलेंज बड़ा है, बट वक्त इसलिए राइप है कि फंड की वजह से एक टाइम भी मिल गया है, स्टेबिलिटी भी आ गई है। अभी मैं इन्फ्लेशन देख रहा था, 0.7% है इन्फ्लेशन, जो मार्च का फिगर आया है लास्ट मार्च से कंपेयर करें, वो मार्च में 20% बढ़ी थी इन्फ्लेशन, इस दफा 0.7% बढ़ी है। मैक्रो स्टेबिलिटी भी आ गई है, दोस्त ममालिक भी साथ चल पड़े हैं। अब अगर ये काम अब भी नहीं करेंगे ना, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, डीरेगुलेट नहीं करेंगे, बिजली के टैरिफ को सीधा नहीं करेंगे, प्रोफेशनल मिनिस्ट्रीज नहीं करेंगे, ये जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं ये नहीं लाएंगे, तो फिर ये मौका जाया करने का है नहीं। बट आई एम श्योर कि अथॉरिटीज आर रियली रियली सीरियस, एस्टैब्लिशमेंट इज रियली रियली सीरियस, एंड वी आर ऑल पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन कि मुल्क इन चीजों की तरफ आगे बढ़े। बियॉन्ड द प्राइस टैग सोच के जो स्ट्रक्चर्स तब्दील होने वाले हैं हर जगह पे, हर सतह पे, वो हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और अहम मेहमान और एक और अहम मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए अब बजट की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ सेक्टर से तजावीज़ ली जा रही हैं, और एक रोज़ पहले कुछ इस तरह की मालूमात भी सामने आई थी कि IMF की टीम आएगी और एक खुसूसी वफ्द आएगा और वो अपनी निगरानी में आने वाले इस बजट की तैयारी को सुपरवाइज़ करेगा। उनकी जानिब से कुछ हिदायत भी दी जाएंगी, लेकिन अब इस खबर की जो आला सतह के ज़राए उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर तरदीद हो चुकी है। IMF का जो वफ्द पाकिस्तान आएगा वो गवर्नेंस से मुताल्लिक उमूर का जायज़ा लेगा, लेकिन जो बजट की तैयारी है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, और उसके लिए कुछ वर्चुअल मीटिंग्स ही सिर्फ रखी जाएंगी। अब हमने ये देखा था कि जो गुज़िश्ता माली साल था उसमें जो टैक्स हदफ था वो 9,311 अरब का रखा गया था, जो इस साल जो रवा माली साल है इसमें बढ़ाकर 13,000 अरब किया गया। और उम्मीद इस वक्त और इम्कानात यही लग रहे हैं कि जो शॉर्टफॉल सामने आएगा वो तकरीबन 700-800 या 1,000 अरब का शॉर्टफॉल भी सामने आ सकता है। तो ये शॉर्टफॉल सामने आना तकरीबन यकीनी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अगले माली साल का बजट है उसके लिए जो टैक्स टारगेट रखा गया है वो 15,000 अरब से भी ज़्यादा का इस वक्त तजवीज़ किया जा रहा है। तो ये जो 2200-2300 अरब का इजाफी टैक्स हदफ रखा जा रहा है, ये कैसे फिर कलेक्ट किया जा सकेगा और ये कैसे मुमकिन बनाया जा सकेगा जब इस साल 13,000 अरब का जो हदफ है वो हासिल नहीं किया जा रहा, और अभी तक का जो शॉर्टफॉल है वो भी ऑलमोस्ट 550-600 अरब ऑलरेडी हो चुका है। तो ये किस तरह से इस बजट को मैनेज किया जाएगा, और जो एक ड्यू रिलीफ है जिसकी उम्मीद लोग कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो एक सैलरीड तबका है वो कर रहा है जिस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ है, उसको किस हद तक रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं और कौन कौन से टैक्सेस में इजाफा हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इकराम माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब, ज़ाहिर है अभी चंद हफ्ते, बल्कि कह लें कि अभी 2 से 3 माह अभी हैं बजट के
के ऐलान में, और तैयारी का भी एक अच्छा मौका है हुकूमत के पास। और जो फिस्कल स्पेस इस वक्त क्रिएट हुआ है ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंडर कंट्रोल रहते हुए, तो एक बेहतर बजट की तवक्को और उम्मीद की जा सकती है, खासतौर पर टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं। जी देखे ना, जो भी फिस्कल स्पेस चाहिए वो 3 जगह चाहिए बुनियादी तौर पर। एक, कि आप अपने कर्जे सबसे पहले वापस करने के काबिल हो सकें, क्योंकि वही सबसे बड़ा बोझ है जो पाकिस्तान की जो पब्लिक फाइनेंस है उसके ऊपर है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस को जो है रिलीफ, कि बिजनेस को कोई ऐसा रिलीफ मिले बिजली में, गैस में, बैंक लोन्स में, कि वो बिजनेस उठ सके और फिर उसके बाद टैक्सेशन जो है वो बढ़ सके। तीसरा जो है वो ये है कि आपने कट लगाना है, एक ऐसा कट बजट में जो गवर्नमेंट का साइज है उसके कम किए बगैर और उसको कम पेमेंट्स किए बगैर और स्मार्ट गवर्नेंस के साथ के बगैर वो हो नहीं सकता। अच्छा, जो अब एजेंडा आया है आईएमएफ का सामने, आज सुबह से जो टीम आई है उसके इरादे ये जाहिर हो रहे हैं, और ये हमने मुख्तलिफ जगह से देखा कि लोग एक ही बात पे मुत्तफिक हैं, वो ये है कि जो फिस्कल गवर्नेंस है वो असल में पाकिस्तान लैक कर रहा है। और ये पता आईएमएफ को पिछले साल ही चल गया था, लेकिन उसके लिए तैयारी हो रही थी कि अब जो आगे बजट आने वाला है उसमें उसके लिए कोई स्पेस निकालेंगे कि फिस्कल गवर्नेंस को ठीक किया जा सके। और ये 3 उसके मायार हैं जो पहले मैंने बयान कर दिए, कि कर्जा, मार्केट को उठाना और अपने जो गैर जरूरी खर्चात हैं उन पे कट लगा देना और परमानेंटली लगाना, ताकि वो जिसको कहते हैं ना, वो ऐसा कट हो जो कि महसूस हो कि हुकूमत ने अपने ऊपर लगा दिया है, और ऐसा कट ना हो कि हुकूमत क्रिपल हो जाए और वो पब्लिक गुड के लिए कोई काम ना कर सके। ये जो बेंचमार्क्स हैं, इन बेंचमार्क्स के लिए कि ये बेंचमार्क्स आपस में मिलकर किस तरह कंसोलिडेट करेंगे, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर से जितने भी एक्सपर्ट्स अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत ने या मौजूदा हुकूमत ने यूज किए हैं, वो चाहते हैं कि उनसे भी एक ले लें एक ब्रीफिंग, ताकि ये मालूम हो कि भाई ये पहले करते क्या रहे हैं, ये किस किस्म की एडवाइस लेते रहे हैं, ये जो एडवाइस है ये इस पर कितना काम हुआ है, कितनी फेल हुई है, कितनी कामयाब हुई है। अब जब इन 3 चीजों को जो बुनियादी मुहर्रिक हैं पाकिस्तान के बजट के खराब होने के, कि हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की बल्कि करप्शन को भी खुला छोड़ा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी को भी खुला छोड़ा, जो बुरे नताइज निकले बिजनेस की फैसिलिटेशन ना होने के बल्कि बर्डन होने के, वो भी इनके सामने आ चुके हैं। अब पाकिस्तान में एक तैयारी हो चुकी है, और वो तैयारी ये है, इस दफा ये जो टीम आई है ये एक चार्टर बना के दे हमें, जो कि प्री बजट चार्टर हो, कि हमने इस बजट को बनाना किस तरह है। और दिन कितने रह गए जी? दिन आपके पास ये अप्रैल शुरू हो चुका है, अप्रैल और मई में उसको फाइनल करना है, और उस दौरान जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे भी आपने वो लेना है इनपुट, आपने जो फिस्कल ब्यूरोक्रेसी है उनका भी इनपुट लेना है। उस सारे इनपुट के बाद आपने जो व्यू फॉर्मेशन करनी है उसको आपने स्कैन करवाना है आईएमएफ से भी, सही, वर्ल्ड बैंक से। तो इकराम साहब, जो तीन नुक्ते जो आपने बयान किए हैं, इसमें पहले जो कर्ज की कमी है, वो जब तक हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं कम होता, या सर्कुलर डेट नहीं कम होता, या एसओईज की प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम कामयाबी के साथ नहीं जाते, तो और फिर जो दीगर जो अहम फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये 3-4 जो मेजर फैक्टर्स हैं, जब तक हम इन पर नहीं कंट्रोल करते तो ये बढ़ते हुए कर्ज में कैसे कोई कमी या ठहराव लाया जा सकता है? जी ठीक है ना, देखें ना, 2 चीजों से होता है हर काम। जहां जो बिगड़ा हुआ हो, इन 3 सारे मुल्कों में यही 3 जो एरियाज हैं ये सेंसिटिव हैं। जो काम, जब काम इनमें बिगड़ता है और मुसलसल आपस में बिगड़ता है, ये नहीं कि अलग-अलग से बिगड़ता है कि जनाब रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा, जनाब बिजनेस नहीं चल रहा, जनाब कर्जे नहीं वापस कर पा रहे, जनाब पाकिस्तान का रुपया गिर रहा है, पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, ये जो मसाइल हैं ये जुड़े हुए हैं। जब इनका एक बुनियादी हल जो इन 4-5 जगह पे असरअंदाज हो, वो नहीं निकाला जाएगा, उसको स्कैन नहीं करवाया जाएगा कि ये हल कभी काम करता है, उसके लिए फिर मॉडल्स की स्टडी जरूरी होती है। जितने मॉडल्स इन 5 एरियाज में फंसे और फिर निकल आए, आपने देखा मलेशिया निकल आया है इसमें से,
और फिर उसके बाद जो बहुत से ऐसे ली क्वान का जो मुल्क है वो उससे निकल आया। वो निकलते किस तरह हैं? वो निकलते इस तरह हैं कि एक सेंट्रल प्लानिंग करते हैं कि हमारे मेजर जो स्टेप्स होंगे आइंदा वो ये होंगे कि हमने एक लिस्ट बनानी है कि क्या सबसे पहले कर्जा वापस करने की सलाहियत पैदा करनी है। वो तो आप रेवेन्यूज के बगैर नहीं कर सकते, वो तो आप एक्सपोर्ट्स के बगैर नहीं कर सकते। ये दो, रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स, ये इसके बेसिक वो हैं। दूसरा, क्या आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मशीन इसका, इंडस्ट्री का, कॉमर्स का और बाकी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपने उस पर इतना खर्चा किया है कि वो मुम्मिद व मुआवन साबित हो जाए आपके इस प्लान में? फिर ये स्टडी करनी होती है साथ। तो क्या पाकिस्तान में ये दो किस्म की स्टडीज जो हैं ये सेटिस्फैक्टरली कभी हुई हैं? मैंने नहीं देखा। पिछले 48 साल में मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया हो जिसमें रेवेन्यूज, बैंकिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गुड्स प्रोसेसिंग और साथ ही जो फिस्कल जो सारा सिस्टम है उसको सही। तो इकराम साहब बताएगा कि अब ये इस साल करंट फिस्कल ईयर में जब हम 13,000 अरब नहीं जमा कर पाए और 700-800 या शायद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1,000 अरब के शॉर्टफॉल में हम इस फिस्कल ईयर को क्लोज करेंगे, तो अगले साल जो 2300 अरब इजाफी है ये फिर किस तरह से जमा हो सकेगा? 15,200 अरब का जो टारगेट है इसके करीब भी हम पहुंच सकेंगे या नहीं? देखें, अगर आप एक जर्नलिस्ट से पूछेंगे या एक आजाद जहन वाले पॉलिटिशियन से पूछेंगे तो वो बातें नहीं करेगा जो फिस्कल ब्यूरोक्रेट करते हैं। फिस्कल ब्यूरोक्रेट्स के पास दो ही हरबे हैं। एक ये है कि बर्डन कर दो, जो बंदा भी बैंक में अकाउंट रखता है, जो बंदा भी बाजार में खरीदारी करता है या जो बंदा भी बाजार से इनकम कमाता है, उनको टैक्स के साथ बर्डन कर दो और इतनी सख्त शराइत के साथ बर्डन करो कोई एस्केप ना हो उसके पास। तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के कहीं बाहर ले जाएगा, वो तो पाकिस्तानी बैंकों में पैसे नहीं रखेगा। फिर आपकी जो इकोनॉमी है वो अनप्लान्ड इकोनॉमी टोटली बन जाएगी, तो उसको वो तो प्लान के काबिल ही नहीं रहेगी। तो जो फिस्कल ब्यूरोक्रेट्स का माइंड है उससे निकलने के लिए लाजमी है कि आप IMF से एक ही नुक्ते पर पॉइंट पर वो रखें, वो ये कि हमने वो हरबे नहीं अपनाने जो फिस्कल ब्यूरोक्रेट अपनाते हैं और वो फिर महसूलात बजाय बढ़ने के इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, महसूलात बढ़ने के बजाय इनकम्स जो हैं वो डिटेरियोरेट हो जाती हैं और उसके अलावा जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ने की बजाय आपका कर्जे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है इसमें जहां जहां पे ये मिसमैच है चीजों का, वो मिसमैच कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कम से कम मेरी 48 साल जर्नलिज्म, ठीक है, यानी अभी भी बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हुआ, आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दुनिया भर के कई ममालिक पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद अमरीका की अपनी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान देखा गया है। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए हैं। अमरीकी मंडियां 2020 के बाद बदतरीन गिरावट का शिकार नजर आई हैं, जहां अमरीका समेत आलमी मंडियों में नई कसाद बाजारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक और नई तारीख रकम हुई है। पहली बार हमने ये देखा कि मार्केट 1,20,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को भी एक मौके पर उबूर कर गई थी। बिजली सस्ती करने और सर्कुलर डेट खत्म करने के वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद और माहाना बुनियाद पर महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो तकरीबन पिछले 59 साल की कम तरीन सतह पर पहुंचने से सरमायाकार बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का जो इजाफा हुआ है, जो एक मौके पर जो कारोबार के अख्ताम पर 792 पॉइंट्स रह गया था, तो अब इस तरह से आज जो क्लोजिंग इंडेक्स रहा वो 1,19,730 पॉइंट्स पर इंडेक्स बंद हुआ है। 100 इंडेक्स में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हुकूमती पॉलिसियों पर ताजिरों और सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी करता है और बिजली के निर्खों में कमी घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबार और सनतों के लिए भी की गई है, जो कि इंतहाई खुशाइंद अमल है। अब मुल्क में ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद गुज़िश्ता रोज़ भी PS जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और अब आने वाले दिनों में ये कहाँ तक पहुँच सकता है और कौन कौन से नए रिकॉर्ड्स बना सकता है, मजीद कितनी सरमायाकारी आ सकती है और जो मार्केट का वॉल्यूम है, इन्वेस्टमेंट का जो वॉल्यूम है, उसमें किस हद तक इजाफा हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे।
एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये गुज़िश्ता 2 रोज़ की जो तेज़ी है ये ज़ाहिर एक एक्सपेक्टेड ऐलान था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जबकि हम देख रहे हैं दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, बहुत बुरी तरह से उनका एक डाउनफॉल का सिलसिला शुरू हुआ है और हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। आने वाले दिन कैसे होंगे? कि ये 3 ऐलान थे बेसिकली। एक सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन का ऐलान था कि जाहिर है 2.3 मिलियन का भी एक वो प्लान 2.3 ट्रिलियन का जो सर्कुलर डेट क्राइसिस है उसकी रेजोल्यूशन का, साथ में हमने देखा कि पावर टैरिफ के अंदर रिडक्शन जो कि मैसिव रिडक्शन है, और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारा 0.7% जो इन्फ्लेशन रेट आया है मार्च के महीने का वो भी अनप्रेसिडेंटेड है और 60 ईयर लो है। तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर थी, जिसकी वजह से मार्केट आज रिकॉर्ड हाई पर जो है वो गई है, ऑल टाइम हाई जो टच किया 120,000 मार्केट ने क्रॉस किया, जो कि वो काफ़ी वेलकमिंग था। बट जाहिर है इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रैश कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि रिसेशनरी फेयर्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं दुनिया भर के अंदर, जो है ग्लोबल ग्रोथ के कंसर्न्स हैं, और ग्रोथ जब वीक होती है तो वो चाइना की भी ग्रोथ वीक होती है, US की, और पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स पे भी उसका इम्पैक्ट बनता है। तो फिर उसके बाद जब ट्रंप की टैरिफ लेवीज आई 29%, आई थिंक कि उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट कल भी मार्केट पे था, आज भी है, और यानी कि वो आने वाले वक्तों के अंदर रहेगा कि उसको किस तरह से हम नेगोशिएट करते हैं। तो आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड जो मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो इस नेगोशिएशन जो है जो कि हम इन टैरिफ्स के को लेकर जो US के साथ करेंगे, आई थिंक वो एक अच्छा डायरेक्शन देगा। साथ में अर्निंग सीजन भी है। तो एहसन साहब ये इन्वेस्टमेंट भी इसके साथ साथ आ रही है, जो इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इंडेक्स बढ़ने का मतलब हम ये भी समझें कि पैरेलल इंडेक्स और पैरेलल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है, मार्केट का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है पहले से ज़्यादा। देखिए मार्केट परफॉर्मेंस देती है, लेकिन ज़ाहिर है डे एंड पे उसमें हमने देखा कि करेक्शन आ गया। ज़ाहिर है पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स, अगर उनके अंदर 5% कमी आएगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान मार्केट थोड़ी नेगेटिव जो है वो क्लोज हुई। बट इसका जो पूरी दुनिया पे जो असर आ रहा है और दुनिया भर की मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स गिर रही हैं, जो ऑयल प्राइसेस कम हुई 7%, उसमें ज़ाहिर है हमारे ऑयल स्टॉक्स भी जो है उसके अंदर मेजर करेक्शन देखी गई। तो आई थिंक कि हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि दुनिया भर के अंदर अगर ग्रोथ का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अच्छी बात यह कि हमारे अपने फंडामेंटल्स अनप्रेसिडेंटेडली बेहतर होते चले जा रहे हैं, और जिसमें इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और आगे करंट अकाउंट सरप्लस भी नजर आ रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इतने अच्छे तरीके से गिरे हैं कि वो हमें जो है हमारे इंपोर्ट बिल को काफी ज्यादा कम कर देंगे। और ऐसे सब जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक राइट और आइडियल टाइम जिस वक्त मार्केट रिकॉर्ड हाई बना रही होती है उस वक्त होता है इन्वेस्टमेंट का, या फिर आमतौर पर जब डाउनफॉल की तरफ जाती है, कोई बड़ी करेक्शन आ जाती है तो उस वक्त फिर ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि अब तो आगे चल के मार्केट ने उठना ही है ऊपर? देखिए फॉरेन इन्वेस्टर का तो अब पाकिस्तान मार्केट में कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा। एक वक्त में फ्री फ्लोट का 30% तक वॉल्यूम जो है एक दिन का वो फॉरेन इन्वेस्टर का होता था हायर साइड पर, अब वो 3 से 4% रह गया है। तो जाहिर है हमने देखा कि दुनिया भर की मार्केट जब बुरे तरीके से जो है वो क्रैश हो रही थी तो पाकिस्तान मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुस्बत थी और अपने रिकॉर्ड हाई पर जो है ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही थी। आज ये सुबह की बात है, तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर का एक्सपोजर पाकिस्तान मार्केट में नहीं है। लोकल इन्वेस्टर के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है और लिक्विडिटी के साथ अच्छी खबरें भी हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो लोकल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो मार्केट की 80% तक भी जो परफॉर्मेंस मुस्बत रही उसमें फॉरेन डाइवेस्टमेंट जो है कंटिन्यूसली मार्केट में रही, बट लोकल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है और यही एक अच्छी इंडिकेशन होती है कि पहले लोकल इन्वेस्टर सपोर्ट करता है फॉलोड बाय फॉरेन इन्वेस्टर। अच्छा, आज 120,000 के इंडेक्स को मार्केट क्रॉस करके फिर वापस आई और अभी भी उसके अराउंड मौजूद है। अभी इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में नहीं आया, अभी वो 12% पे मौजूद है। तो अगर ये सिंगल डिजिट में आता है, 8-9% के करीब आ जाता है, तो ये 120 जिस तरह आज क्रॉस हुआ है तो आगे फिर अगले 2-4 महीनों में किस हद तक मार्केट जा सकती है? क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में हमने एक वाज़ेह ग्रोथ देखी है। देखिए आई थिंक कि मार्केट के अंदर जो ट्रिगर्स पॉसिबल हैं वो ये हैं कि हम अर्निंग सीजन के अंदर हैं, तो रिकॉर्ड अर्निंग अनाउंसमेंट आज बैंकिंग सेक्टर का भी जो डेटा आया वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग जो है रिकॉर्ड हाई पर हमने देखा कि वो इस क्वार्टर के अंदर भी गई है। तो इंडिकेटिवली जो है वो हमारे फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। इन्फ्लेशन के लिए जो है हम देखें तो 0.7% की इन्फ्लेशन हमारे कोई रियल इंटरेस्ट रेट को कोई 11.3% पर ले जाती है। इसका मतलब ये कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ईजिंग की भी जो है काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। तो मार्केट के अंदर काफ़ी ऐसे
मजीद ट्रिगर्स मौजूद हैं जिसमें अर्निंग अनाउंसमेंट है, पॉलिसी रेट का कम होना है और फिर आगे जो हमारे IMF की जो ट्रांच हमें मिलनी है। तो आई थिंक इतने सारे पॉजिटिव न्यूज़ जो है पाकिस्तान के लिए सर्कुलर डेट क्राइसिस रेजोल्यूशन की जो है वो यानी कि अच्छी खबर है, और फिर जाहिर है पावर टैरिफ की रिडक्शन एक अच्छी खबर है। तो हमारे पास इतना डेटा है कि मार्केट अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट हो जाएगी। और आई थिंक ऐसी सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया रिसेशन को फेस कर रही है और मार्केट्स पूरी दुनिया की गिर रही हैं, वहां पे हमारी अगर मार्केट लेवल पर ही क्लोज हो जाए तो एक बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस नजर आती है पाकिस्तान मार्केट की। और ऐसे जब कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा तो वो बड़ा क्लोज हो जाएगा फिर वो बजट के साथ, और कुछ ही दिनों के बाद फिर बजट की भी अनाउंसमेंट होने वाली होगी। और ज़ाहिर है इस वक्त उसकी तैयारी भी चल रही है। हम देख रहे हैं कुछ जो IMF की टीम्स हैं उनका भी बड़ा फोकस है, मुख्तलिफ सेक्टर से भी इस वक्त मशवरे हुकूमत को दिए जा रहे हैं, अपनी अपनी तजावीज़ दी जा रही हैं। तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से कुछ तजावीज़ गई हैं। उस बजट के दिनों में तो कोई ऐसा खास प्रेशर नहीं महसूस करेगी मार्केट? देखिए, जो बिजनेसमैन है उसको पता है कि इतनी ज़्यादा जो गवर्नमेंट के पास गुंजाइश नहीं है देने के लिए, बट गवर्नमेंट का अपना जो डायरेक्शन है वो एक क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से हम उससे निकले हैं। ज़ाहिर इन्फ्लेशन 38% पे थी, उसको हम 1% पे ले आए। तो आई थिंक ये एक अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। करंट अकाउंट सरप्लस आगे नज़र आ रहा है, और फिर उसके बाद हम रुपी जो गिर रहा थोड़ा बहुत 1-2 दिन में, लेकिन ज़ाहिर है उसका इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो टैरिफ का प्रेशर, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ है उन पर प्रेशर इस वक्त देखा जा रहा है। अब इसको किस तरह से हम नेगोशिएट करते हैं वो हमारी जो है वो नीड ऑफ द आवर है। साथ में ये भी हम देखें कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से IMF प्रोग्राम को हमने रिजॉल्व किया है। कुछ प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी कुछ डील्स बनाई हैं। फॉर एग्जांपल उनके लिए पैकेज बनाया है। नए बजट के अंदर नया हदफ जो है वो 15 ट्रिलियन तक जो है वो हम टैक्स कलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और सर्कुलर डेट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए हम कमर्शियल बैंक्स की तरफ गए। तो आई थिंक कि हम बहुत सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। नीड ऑफ द आवर है कि वी शुड कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, और हमारे फंडामेंटल जैसे स्ट्रांग होते रहेंगे वैसे ही हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, और जाहिर है हम वक्त के साथ जो है अपने फॉरेन डेट को भी जो है इसी तरीके से पे ऑफ करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मेहंदी CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।